हमारा एक आईसीयू में एक नर्स था। हम्म। अभी ही owns a Tesla in US, he owns a house। आज का नर्स अपने आप को कनेक्ट करता है यूएस में, जो सोशल मीडिया में नर्स हैं और आजकल पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे नर्सेज हैं, उनसे अपने आप को कनेक्ट करता है। वो उनको स्क्रब में देखते हैं, क्रॉक्स में देखते हैं। रेट्रोग्रेशन एक वो है कि मतलब एक कोटा सिस्टम एक टाइप का है कि भाई वो एक हर साल एक कोटा निकालते हैं कि इतने हम वीजाज देंगे, तो वो फिर हर कंट्री के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों के अंदर, वो अपने आप को उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डॉक्टर कहना अच्छा लगता है उनको, नर्स कहना थोड़ा बुरा लगता है। तो मैं कहता हूँ जहाँ दुनिया एक गांव की तरह है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है आप वहाँ जाओ, वहाँ से आप वैल्यू ऐड कर रहे हो एक तरह से। ऐसा क्या है कि आगा खान अपने ग्रेजुएट्स को ऐसा क्या पढ़ाता है वो लीडर्स निकलते हैं? एक यू में बहुत काम होता है और उससे लर्निंग भी बड़ी होती है, क्योंकि डोंट डू व्हाट आई डिड यस। क्योंकि मैंने गलत किया था, किसी मेंटर से पूछता तो मैं सही होता। CGFNS की वेबसाइट पे चले जाएं, उस वेबसाइट के अंदर उनके कुछ जो ऑथेंटिक एजेंसीज हैं, उसने ये कहा कि आप लोग जो है ना मोटिवेट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सारे के सारे नर्सेज जो हैं वो छोड़ रहे हैं पाकिस्तान को। एक नर्सिंग का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पीएनसी क्राइसिस में है। शम्स लाखा एक वो तो प्रेसिडेंट होता था एक यू का ग्रेजुएट जो ना यूएस गया, आफ्टर 25 इयर्स ही केम बैक और वो एक यू का डीन बन गया। When you expose yourself with the bigger system, with the big structure, big framework, तो उसमें आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, क्योंकि ये एक फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है, एक फीमेल डोमिनेंट कल्चर है, फीमेल डोमिनेंट प्रोफेशन है। तो उसमें ज़्यादातर हमें हमारा जो इंटरैक्ट हम करेंगे करना, तो एक माइंड हमारा उस वहां से क्रिटिकल थिंकिंग प्लस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो माइंड बनता है ना, वो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, खैरियत है? मैं ठीक हूँ, शुक्र। आप सुनाएं मुबशिर, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत-बहुत मुबारक हो पहले तो। आपका एनक्लेक्स जर्नी जो आपने काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया हुआ था, एंड यू आर इंस्पायरिंग अदर्स आल्सो अलोंग द वे। तो आज वो जर्नी कंप्लीट हुई एंड यू आर वर्किंग एज़ अ नर्स इन यूएसए राइट नाउ। तो आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। अलोंग द वे आप किस तरह चीज़ों को लेके चलते रहे और नर्सेस आपसे क्या सीख सकते हैं, उसके ऊपर आज बात करेंगे। थैंक यू सो मच मुबशिर, आपने इनवाइट किया ऑन योर शो। और आई एम श्योर आपका भी यही मिशन है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएँ। और मैंने भी जो ना काफ़ी स्ट्रगल किया है, नो डाउट। आई एम हैप्पी टू शेयर विद अदर्स, ताकि वो भी इंस्पायर हो, वो भी आ सकें या उनको कोई क्लू मिल जाए उधर से। श्योर, श्योर। वैसे तो नुमान भाई, आपके इंट्रोडक्शन की कुछ ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि एक ही चैनल है जो अगर किसी ने यूट्यूब देखा है और वो नर्स हैं और नर्सिंग से रिलेटेड पाकिस्तान में कोई यूट्यूब चैनल देख रहा है तो वो आपको ही देख रहा है। और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना और लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं, इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेस को ग्लोरीफाई किया जाए, उनकी सक्सेस को ग्लोरीफाई किया जाए। तो मैं चाहता हूँ आप एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अपना दे दें और उसके बाद जो है हम जो अभी भी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नर्सेस हैं जो पहली दफ़ा इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो भी जान सकें। ठीक है मुबशिर, मैं अपना बता देता हूँ ताकि लोग भी स्टोरी से रिलेट कर सकें। तो मैंने अपना जो है ना इनिशियल जो है ना, जो गांव में अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, मैंने भी वैसे ही शुरू किया था। फिर थोड़े से आगे गए तो फोर्थ फिफ्थ में जो है ना शहर की तरफ मैं गया था। उसके बाद जब इंटर वगैरह में मैं खान यूनिवर्सिटी, खान हायर सेकेंडरी स्कूल में गया था पढ़ने के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मुझे जो है ना एक क्लासिक जो पढ़ाई है से बिल्कुल डिफरेंट सा मुझे फील हुआ था कि एक बहुत अच्छा। वहाँ से मैं फिर कराची में हुआ एफएससी के बाद। कराची में मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कुछ क्या करना है, उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने के लिए गया हूँ बीएससी। और वहाँ मैं बिल्कुल मुझे रिलेट नहीं कर पाए उस एनवायरनमेंट से। सब्जेक्ट्स भी कोई सही नहीं थे और बिल्डिंग्स वगैरह मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। फिर मुझे एक दोस्त मिला खान में, वो एक हॉस्टल में रहता था, वहाँ पे स्टूडेंट था बीएसएन का। तो उस समय इंस्पायर हुआ, हॉस्टल देख के मैंने कहा मैंने यहाँ पे आना है। तो फिर मैंने एक एग्ज़ाम दिया, एक साल नहीं हुआ, अनदर फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर हो गया। तो फिर 4 साल मैंने वहाँ पे बीएसएन पढ़ा। देन उसके बाद फिर मैं आराम आराम से इस तरफ आके आखिर में आई मीन यूएस में। वेरी वेल डन सर, वेरी वेल डन। बहुत सारे लोगों की जो है ना नर्सिंग एक अंडर प्रिविलेज सी एक सोसाइटी है।
हेल्थ केयर सेक्टर में हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी ही बैकग्राउंड से आते हैं, या तो बहुत सारे लोग जो एमबीबीएस स्टार्ट करते हैं वो वहाँ से रह जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं या कुछ भी कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, नर्सिंग को ज्वाइन करते हैं। तो बहुत सारी पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे अभी भी जो नर्सिंग ग्रेजुएट्स हैं वो कोई अपर क्लास नहीं है, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, बट वी स्टिल प्राउड कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रही है। एंड आई रियली होप कि आपको देख के या हम जैसे लोगों को देख के मज़ीद लोग इसमें आएँ एंड विल इंशाल्लाह अपलिफ्ट आवर हेल्थ केयर सेक्टर समडे। या यू आर राइट, ये बात तो है कि मतलब हर ये दुनिया में हर जगह है, लोग इस फील्ड में नहीं आना चाहते हैं, ये एक तरह से इवन हेल्थ केयर में नहीं आना चाहते क्योंकि मुश्किल भी है, पढ़ाई ज़्यादा है, प्लस वो इस तरह का काम नहीं करना चाहते हैं। तो इस इसी की वजह से ये एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी भी है। हम पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन को देखा जाए तो हम तो खाने को तरसे वो लोग हैं, तो हमें तो अपॉर्चुनिटीज को फॉलो करना है। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, हमें हमें बाहर जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। इवन पाकिस्तान में तो कोई जॉबलेस होता नहीं है इससे। तो जहाँ पे मतलब सब लोग नहीं जाते हैं, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है वो चीज़ है। राइट। अच्छा नुमान भाई, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड यू एस्पायर टू बिकम यूएसआरएन? अच्छा, जब हम बीएसएन कर रहे थे, क्यू में थे, तभी हमारे जहनों में था और लोगों उस वक्त ये ट्रेंड था कि लोग बाहर जा रहे थे। तो हम हमारे जहन में ये था कि हम बाहर जाएंगे, लेकिन पता नहीं था कहाँ जाएंगे, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी हो बस बाहर जाएंगे, ये जहन में था। बट इन 2015 में मेरा एक दोस्त बाहर गया हुआ था, वो पहले ही आया हुआ था एज स्टूडेंट, फिर उसने एनक्लेक्स किया था, तो उससे मैंने बात किया मैं भी आना चाह रहा हूँ। उसने कहा कि यार आप बस एनक्लेक्स कर लो, बाकी मेरा काम है। उसने जब वो कहा तो बस मुझे मिल गया कि बस मैंने यूएस जाना हुआ, मैंने उसके पीछे लग गया मैं। वैसे उसने बाद में सही, हेल्प नहीं किया, लेकिन बट उसकी सही। जो बात थी वो बस मैं पकड़ के जो है ना मैं चला गया, और चीजें होती होती गई, फिर काम आगे पे आ गया। राइट। इसके अलावा कोई इंस्पिरेशन थी कि यूएस रजिस्टर्ड नर्स बनना है, या सिर्फ ये इंस्पिरेशन थी कि यार मतलब पाकिस्तान से बाहर जाना है? अच्छा, जब स्टूडेंट थे तो ये था कि पाकिस्तान से बाहर जाना है, लेकिन जब हम जी। थोड़े से बड़े हो गए, जब प्रोसेस स्टार्ट किया, वहाँ की वीडियोस देखे, वहाँ के नर्सेस को देखे, तो और वो जो है ना स्ट्रॉन्ग होता गया। और जो हम पढ़ाई है पाकिस्तान में, मोस्टली जो नर्सिंग हम जो केयर प्लान्स पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, सारी यूएस की हैं। तो वो हुँ, उनके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं हम लोग। और यूएस बड़ा भी है, और नॉलेज सारी वहीं से जनरेट होती है, जो एविडेंस बेस्ड सारे रिसर्चेज वहीं की होती हैं। तो यस, और स्ट्रॉन्ग होता गया मेरा कि भाई यूएस ही जगह है जहाँ पे मैं रह सकता हूँ, काम कर सकता हूँ और ग्रो कर सकता हूँ। यस, ऑफ कोर्स। सॉरी, जी, आप इन बोलिए। और इन टर्म्स ऑफ मनी भी, अभी हमारे बहुत सारे दोस्त यूएस में हैं, तो बाद में उनसे ही बातचीत होती रही, तो इन टर्म्स ऑफ मनी यूएस ही जो एक मार्केट है जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं नर्सिंग में। अभी राइट। यूके में आप भी हो, आपको पता होगा, ज्यादातर जो एनएचएस कंट्रोल करता है, एनएचएस की वजह से प्राइवेट भी अपना जो स्केल है, जो सैलरी का स्केल है, सेम दे देते हैं। और तो इस हिसाब से, इवन मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ, हमारा एक आईसीयू में एक नर्स था। हुँ, हुँ। अभी ही ओन्स अ टेस्ला इन यूएस, ही ओन्स अ हाउस। तो ये चीजें इंस्पायर करती है कि हम भी ऐसा चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी हो, काम करें तो उसका हमें इस तरह के फल मिले। उस हिसाब से यूएस ही एक जगह है जहाँ पे ये सब चीजें हो सकती है। नो डाउट दूसरी जगहों पे भी होंगी, लेकिन यहाँ पे इजिली हो सकता है ये। यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, नुमान भाई, आपकी जो जर्नी रही है, नर्सिंग एक्सपीरियंस रहा है आगा खान यूनिवर्सिटी का, आगा खान हॉस्पिटल का और दुबई का। हम पहले बात करते हैं आगा खान हॉस्पिटल का, सॉरी, अब आपकी आगा खान यूनिवर्सिटी का। आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी किस तरह का था? ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान। ऐसा क्या है कि आगा खान अपने ग्रेजुएट्स को ऐसा क्या पढ़ाता है कि बहुत ज़्यादा जितने भी ये ग्रेजुएट्स होते हैं वहाँ के, वो लीडर्स निकलते हैं, या वो बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पे जाके बैठते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। सही। मुबशिर, एक चीज़ बताऊँ, जो खान में जो पैटर्न यूज़ होता है, जो वो वही होता है जो पीएनसी से निकल के आता है कि इनको नर्सेज को ये पढ़ाना है। हमें भी वही राइट, मिला था प्रिंट करके, जो हमें हमारे पास जो स्टूडेंट हैंडबुक था उसमें वही लिखा हुआ था कि इस फर्स्ट ईयर में ये होगा, सेकंड ईयर में ये, और वो पीएनसी की तरफ से आया हुआ था।
खान में जो डिफरेंट है ना वो पढ़ाते किस तरह है, प्लस एक चीज क्रिटिकल थिंकिंग पे बड़ा जोर दिया जाता है। जो आपको पढ़ाया गया है आपके साथ आपकी टीचर जो है ना क्लिनिकल पे आएगी और वो इंटीग्रेट कराएगी आपको। हम हमारे शुरू में ये था कि हमने बस कैनुला लगाना है भाई, ये आना चाहिए हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था। लेकिन उन्होंने हमें ईयर 3-4 तक हमें कैनुला नहीं सिखाया था। उन्होंने ये सिखाया था कि भाई जो आप कर रहे हो उसको आपने कनेक्ट करना है साइंस के साथ जो आपने पढ़ा है। तो वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर था। और जो नर्सिंग केयर प्लान्स हैं हम उस पे जोर देते थे कि ये बनाओ कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना आपका ये काम है, मतलब नर्सिंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उनको सॉल्व कैसे करना है। तो एक माइंड हमारा उस वहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग प्लस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो माइंड बनता है ना वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्लस रिसोर्सेज अच्छे हैं ये क्यू में, खान में, नो डाउट दूसरे उसमें इतने नहीं होंगे। रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ की स्पोर्ट्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है और ग्रुप वर्क पे जोर दिया जाता है। प्लस एक पाकिस्तान में एक जो माहौल है कि भाई लड़कियों को लड़कों को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आखान में ये चीज़ भी नहीं है कि वो इंकरेज करते हैं कि आपने, क्योंकि रियल लाइफ में आपने लड़कियों के साथ ही काम करना, मोस्टली इट्स लड़कियां, तो यू हैव टू बी इंटीग्रेट इनटू देयर ग्रुप्स। और उसको माइंड नहीं करते इन चीज़ों को, आप साथ काम करते हो, ग्रुप वर्क होता है लाइब्रेरी में या कंप्यूटर लैब में। तो ये चीज़ हमारे लिए इनिशियली एक तरह से डिफरेंट थी, बट बाय द टाइम हम गुजरे तो हम भी यूज टू हो गए। और बाद में अब हमारे लिए इजी है टू इंटीग्रेट या किसी से बात करना या उनसे इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत इजी रहता है। तो यहाँ ये पे चीज़ मैं एक एक थोड़ी चीज़ सी। ऐड करूँगा कि जो पंजाब का कल्चर है एंड जो गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर है, इट्स वे डिफरेंट। हम्म अ, जैसे आपने बात की कि हमें इंटीग्रेट करना चाहिए लड़कियों के साथ, जो कि क्योंकि ये एक फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है, एक फीमेल डोमिनेंट कल्चर है, फीमेल डोमिनेंट प्रोफेशन है। तो उसमें ज़्यादातर हमें हमारा जो इंटरैक्ट हम करेंगे वो फीमेल्स के साथ होगा। और अगर हम उनको उनसे बात नहीं करते या उनसे इंटरैक्शन करना हमें अच्छा नहीं लगता, देन हाउ वुड वी गो फर्दर इन दिस प्रोफेशन, या हम इसमें कैसे एक्सेल कर पाएँगे? तो मैं समझता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एक कल्चर है वो वेरी वेल डेवलप्ड है इन हम्म टर्म्स ऑफ कि हम ये इंटरैक्शन की बात करें विद द हम्म फीमेल्स। जब हम इसको चेक करते हैं अगेंस्ट पंजाब्स कल्चर, हम्म। तो आपको कितना मुश्किल लगा और कितना आसान लगा? अच्छा, जब मैं यहाँ ये गिलगित से जब मैं मूव हुआ था कराची, तो मेरे लिए शॉकिंग था। हालांकि हमारे यूनिवर्सिटी में, उर्दू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लड़कियां भी थी लड़के भी थे क्लास में, लेकिन उनमें कभी बात नहीं होती थी, मतलब मंथ्स हुँ, तक। मतलब पहले सेमेस्टर में मुश्किल से हम लोगों के नाम हम जानते थे। तो इस राइट। तरह की मतलब सिग्रीगेशन थी। तो लेकिन जब हम आगा खान में आए तो डे वन पे ही इंट्रोडक्शंस हो गए। और फिर जो वो ग्रुप वर्क, ज़्यादातर ग्रुप वर्क हुआ, तो उसमें जाहिर है ग्रुप वर्क में 5-5 लोग होते हैं, तो यू गेट टू नो ईच अदर, देन यू फाइंड थिंग्स। तो शायद ये कंपोनेंट, खैर ग्रुप वर्क था लेकिन ये कंपोनेंट भी उसमें बिल्ड हो गया। तो शायद मुझे लगता है शहरों में ज़्यादातर ये चीज़ थोड़ी सी कंजर्वेटिव हुँ, थोड़ा हुँ। सा है, और शायद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट होगा। और मुझे लगता है गांव में जो है ना इतना प्रॉब्लम नहीं होता, जो गांव से आते हैं वहाँ सब साथ ही होते हैं स्कूल्स में। आई डोंट नो, शायद कुछ डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंस तो लगा था मुझे, यू आर राइट, ये है डिफरेंसेस हैं। ये है। लेकिन हमारा जो है ना, मैं पंजाब से हूँ, ठीक है? हम हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या हमारे कॉलेजेस के अंदर इतना ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं होता लड़कियों के साथ। हमारे कॉलेजेस और अभी जाके को-एजुकेशन स्टार्ट हो गई है, बट इन माय टाइम वाज़ हमने जो है वो 14 तक हम ऐसे ही थे। यानी हम्म 12th क्लास तक हम ऐसे ही थे। या मतलब कह लो कि अब बीएससी भी बहुत सारे स्कूल्स में, अभी भी कॉलेजेस में सेपरेट ही हो रही है। लेकिन जब हमने नर्सिंग स्टार्ट की, देन वी हैव टू गेट इनटू द को-एजुकेशन सिस्टम, जो कि काफ़ी मुश्किल था, लड़कियों के लिए भी था, लड़कों के लिए भी था। हाँ बट हम ये फ़ील करते थे, हमारे साथ कुछ गिलगित-बल्तिस्तान के लोग भी थे और दे वर वेरी ओपन विद ईच अदर। हम्म हम्म वो बहुत अच्छे से बात कर सकते थे, वो बहुत अच्छे से अपने आप को हम्म एक्सप्रेस कर सकते थे। लेकिन ये इसके एक अलग एस्पेक्ट्स हैं कि हम क्यों नहीं हैं और वो क्यों हैं, बट ये होना चाहिए एंड इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस प्रोफेशन। इट्स नॉट अबाउट जस्ट दिस थिंग। आप किसी भी चीज़ में आपका एक्सपोजर कम होगा तो यू विल बी लेस कॉन्फिडेंट, कोई भी चीज़ फील्ड हो। मतलब या ये नहीं है कि आपकी स्किल में आप में आपका एक्सपोजर कम है तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो यही है।
तो इट अप टू यू, जो आपको चाहिए वो आप यू कैन गो अहेड एंड एक्सपीरियंस इट। कोर्स, राइट। अच्छा, जो वहाँ का आपने बताया कि एक स्टडी स्ट्रक्चर जो है रिसोर्सेज में बहुत अच्छा है आगा खान। वहाँ के लोग जो हैं आपको लीडरशिप की तरफ लेके जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाते हैं। क्या वहाँ पे कोई ऐसे भी रिसोर्सेज हैं कि जो आपको कनेक्ट करवाते हैं विद द वर्ल्ड, जो आपको कनेक्ट करवाते हैं विद यूएस इंस्टीट्यूट्स, विद कनेडियन इंस्टीट्यूट्स, आपकी स्कॉलरशिप्स हैं आपके, क्या उनके साथ कोई एग्जाम्स होते हैं या आप उनका कोई फेलोशिप उनकी करते हो, कुछ ऐसा भी सिस्टम है? ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अच्छा। ये क्यू में एमबीबीएस में भी था, उसको भी उन्होंने कम किया। हुँ, हुँ। क्योंकि एमबीबीएस में क्या करते थे ये लोग, बीच में जो एक इंटर्नशिप होता है, क्या होता है बीच में एक कुछ क्लिनिकल्स के लिए, वो क्या करते थे एक्यू में नहीं करते थे, वो यूएस के इंस्टीट्यूट्स में करके आते थे। और अच्छा, बाद में आके वंस वो मजा चेक के आ गए, बाद में वो ग्रेजुएशन के बाद ही चले जाते थे। राइट। अब ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि उनका बिजनेस ये है कि भाई पाकिस्तान में वो नर्सेज को ग्रो कराना चाहते हैं, पाकिस्तान में नर्सिंग फील्ड को एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, और वो खुद के लिए भी उनको नर्सेज चाहिए। हुँ, तो अब वो अगर ये करेंगे कि वो अगर यूएस में हमें कनेक्ट करेंगे तो वो हम वहाँ तो कोई काम करने रहेगा नहीं। और अभी इन्होंने हाँ, ये किया कि पूरा आपका ग्रेजुएशन इज फ्री। द थिंग इज कि आपने उधर सिर्फ 5 साल काम करना है, यू विल गेट सैलरी, लेकिन 5 साल काम करना है। और उसके फिर भी आपने जाना है तो यू वुड पे द अमाउंट विच दे स्पेंट ऑन यू, देन यू कैन गो। तो एक यू का जो मकसद है वो पाकिस्तान में हेल्थ केयर को अपलिफ्ट करना है, और प्लस हेल्थ केयर का जो रिसोर्स है, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करना है। उनका ये मकसद नहीं कि लोगों को बाहर भेजें, वो इसको नहीं हुँ, चाहते कि हमें कभी नहीं बताया कि यार इंक्लेक्स में क्या होता है, किसी ने नहीं बताया। राइट। तो ये अगर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्यों नहीं बताते, तो एक तरह से एक उनका बिजनेस स्ट्रक्चर या उनका जो सर्विस इसी तरह की है वो नहीं बताते। मतलब वो ये चाहते हैं कि जो नर्सेज़ यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, जो नर्सेज़ यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, जो यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम करें, नॉट फॉर द एनी एग्जैक्टली, अदर कंट्री। एग्जैक्टली वो चाहते हैं कि हमारे पास पढ़े, हमारे पास लीडरशिप बने, जैसे लीडर्स बने, उसके बाद फिर दूसरे इंस्टीट्यूट्स में वो लीडर्स जाके ज्वाइन करें और यही सिस्टम वहाँ पे बनाए हैं, जैसे कि हुँ, जीएससीआई है और दूसरे जो सिस्टम्स कॉपी करें वहाँ पे। और वो कभी ऐसा नहीं करते कि आप हमारी चीज़ें कॉपी नहीं कर दे, और ओपन की भाई हमारे पॉलिसीज आप ले जाओ और करो जीएससीआई हुँ, वगैरह। तो जैसे कि शिफा ने भी जीएससीआई किया, विच इज़ गुड, अभी शौकत खानम ने भी किया। तो ये हुँ। एक मतलब वो मॉडल बनाना चाहते हैं, एक सेट करना चाहते हैं ताकि स्टैंडर्ड हाई हो। तो ये मकसद है असल में वो जो एक यू का। लेकिन वैसे इनका मकसद तो बहुत सही है, ऐसा ही होना चाहिए। हम्म, बट डोंट यू थिंक कि अगर जो पहले हो रहा था, जो डॉक्टर्स की स्किल्स थी या जो नर्सेज़ की स्किल्स थी, वो अभी इतनी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं होंगी, जो पहले थी। बिकॉज़ व्हेन यू एक्सपोज़ योरसेल्फ विद द बिगर सिस्टम, विद द बिग स्ट्रक्चर, बिग फ्रेमवर्क, तो उसमें आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हो। हम्म, ठीक है? आप जैसे डॉक्टर्स आपने बताया कि डॉक्टर्स को बाहर भेजते थे यूएस में, नर्सेज़ को बाहर भेजते थे और वो आके वो जो चीज़ें थी उनको रेप्लिकेट करते थे पाकिस्तान हम्म, के अंदर, खान में करते थे या जहाँ भी करते थे। बट नाउ द पीपल आर नॉट गोइंग बैक, गोइंग आउटसाइड एंड दे आर नॉट एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द आउटर बिगर पिक्चर आउटसाइड। सो आप क्या समझते हैं, ये एक नुकसान नहीं है नर्सेज़ के लिए? इंडीड इट इज लॉन्ग टर्म में है ये। शम्स लाखा एक वो तो प्रेसिडेंट होता था एक यू का, वो उसने ये बात शेयर की जब एक यू का ग्रेजुएट जो ना यूएस गया, आफ्टर 25 years ही केम बैक, और वो एक यू का डीन बन गया नर्सिंग मेडिकल कॉलेज का। तो उस राइट। मौके पे वो जो गैदरिंग थी उसमें उसने ये कहा कि भाई शुरू में हम जब हम कि ग्रेजुएट्स को निकाल रहे थे और वो बाहर जा रहे थे तो हम तो परेशान हो गए थे कि भाई हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और ये लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ तो कौन काम करेगा। लेकिन आफ्टर 25 years हमें अभी वो उसका फ्रूट मिल रहा है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि इनको बाहर जाना चाहिए, बाहर से एक्सपोज होकर ये फ्रूट 25 years लॉन्ग टर्म फ्रूट है ये। ऑफ कोर्स। सो वी वर उन्होंने उससे ये कहा कि हम शॉर्ट टर्म देख रहे थे, लॉन्ग टर्म ये भी हमारे काम का है। बाहर लोग जाएंगे, बाहर कब आएंगे, उनकी फैमिलीज हैं, तो ऑफ विच इज कोर्स। आल्सो समथिंग कि भाई दे कैन लुक फॉर। बट ये नर्सेज में अभी तक शायद आया हो, लेकिन अभी तक ये इंकरेज नहीं करते हैं या इतना बताते नहीं कि बाहर कैसे जाना। हुँ। अच्छा, नुमान भाई, हमारा आप भी इसी यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं नर्सिंग से रिलेटेड और लोगों को बताते रहते हैं कि हाउ कुड यू गो आउटसाइड द कंट्री,
आप जो है उनके हेल्थ केयर सिस्टम्स को कैसे जॉइन कर सकते हो, मैं भी यही करता रहता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा जो हमें स्लैप है ना वो बार-बार मैसेजेस के अंदर वो ये है कि आप लोग हमारे नर्सेज़ को बल्कि मुझे तो डायरेक्ट एक बंदे ने जो है ना हिट किया और वो मेरा एक दोस्त था और अभी वो पीएनसी में भी हल्का-फुल्का कोई काम कर रहा है। शायद उसने भी छोड़ दिया है। उसने ये कहा कि आप लोग जो है ना मोटिवेट कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सारे के सारे नर्सेज़ जो हैं वो छोड़ रहे हैं पाकिस्तान को और एक नर्सिंग का ब्रेन ड्रेन हो रहा है या हम्म। नर्सेज़ का एक शॉर्टेज हो रहा है, पीएनसी क्राइसिस में है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, इस बारे में हमने पहले एक पॉडकास्ट में बात की थी, लेकिन वो हमने एक दोस्त के साथ, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाई। मैं इसको कहता हूँ कि दिस इज़ अ गुड थिंग। रीज़न इसका कि अभी पिछले हुकूमत में आपने सुना होगा इमरान खान को, कि भाई वो कहता था हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारे जो ओवरसीज लोग हैं, हाँ। कितना कितना बिलियन मतलब पैसे बेचते हैं। तो हुँ, वो लोग कौन है भाई? हम जैसे लोग ही तो हैं, या आप हो। हुँ, तो ये हमारे पास क्या रिसोर्स, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? कपड़े ना हम बेचते हैं, कुछ भी नहीं, हमारे पास लोग हैं, आबादी है। हुँ, तो उनको हुँ, स्किलफुल लोग बाहर जा रहे हैं, तो विच इज उसमें क्या बुरा है? अब हाँ, ये बात है कि इनिशियली फॉर शॉर्ट टर्म इसमें पाकिस्तान में कमी है, होगी। और ये पीएनसी का काम है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स को अप्रूव करे। कराची यूनिवर्सिटी में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक नर्सिंग स्कूल भी डाल सकते हैं। तो दिस इज हुँ, गुड, क्राइसिस इज गुड। जब क्राइसिस आएगा तो देन जो डिसीजन मेकर्स हैं, दे विल अप्रूव मोर स्कूल ऑफ नर्सिंग, तो फिर लोग आएंगे। तो हुँ, हम हमारे पास बाहर आने के लिए ये नर्सेज ही तो हैं, ये स्किलफुल लोग आ सकते हैं, तो विच इज गुड। जिनको आ सकते हैं, मैं अब भी कहता हूँ जो आ सकते हैं उनको जरूर आना चाहिए। पीछे हुँ। पाकिस्तान में हैं लोग हैं जो कि ट्रेन होंगे, आ जाएंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें शॉर्ट टर्म जो है पाकिस्तान को नुकसान है, लेकिन मैं समझता हूँ, हो सकता है मेरा ये ओपिनियन गलत भी हो। मैं समझता हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। वो इस तरह बेनिफिट है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पीपल 100 नर्सेज़ जो हैं वो जा रहे हैं मतलब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 100 नर्सेज़ जा रहे हैं, उनमें से 10% वापस भी तो आएँगे और जब कभी भी हम्म, आएँगे दे वुड हैव द बेस्ट प्रैक्टिसेज़, दे वुड हैव बेस्ट स्किल्स हम्म, जो कि पाकिस्तान में नहीं, नॉट ओनली पाकिस्तान, नॉट ओनली इन एशिया, दे आर पीपल आर यूजिंग आउटसाइड द वर्ल्ड। यूरोप में यूज़ कर रहे हैं, मतलब यूएसए से वो सीख के आएँगे और वो वही चीज़ें यहाँ पे आके रेप्लिकेट करेंगे बट प्रोवाइडेड कि अगर आप उनको वो करने दें, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा और ये मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो पाकिस्तान को ये रेमिटेंसेस आ रहे हैं। ये तो कोई अनस्किलफुल बंदा भी जाके बाहर सेंड कर सकता है। खैर, ये तो अब डिबेट ही हो हाँ, सकती है इस पे। मैं बिल्कुल। अभी यहाँ पे भी, यूएस में भी ये है कि अभी 2 इयर्स आप यहाँ पे काम करते हो, दे वुड ऑफर ऑफर यू मैनेजमेंट पोजीशन, ठीक है। और हुँ, और अगर पाकिस्तान से लोग बाहर नहीं आएंगे तो अगेन, मतलब जो अभी मैनेजमेंट पोजीशन पे, वो मैनेजमेंट पे नहीं होते अगर उनके पहले वाले नहीं जाते। राइट। तो मैं कहता हूँ जहाँ दुनिया एक गांव की तरह है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है आप वहाँ जाओ, वहाँ से हुँ, आप वैल्यू ऐड कर रहे हो एक तरह से दुनिया वैल्यू में। ऐड करते हैं, अब बिल्कुल। ये अब पाकिस्तान और बाहर कोई, वो भी तो लोग हैं, उनको भी नीड है। जाहिर है वो हुँ, ज्यादा पैसे देते हैं, तो आपको जाना चाहिए, आपको एक्सप्लोर यस, करना चाहिए। ठीक है। नुमान भाई जल्दी से बात करते हैं कि आगा खान का एक्सपीरियंस हाउ वाज़ इट एंड आप कौन से डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहे थे? एंड हाउ वाज़ इट डिफरेंट व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड इन दुबई? अच्छा, खान में मैंने कार्डियक के फ्लोर पे काम किया है, बहुत कम अरसे के लिए। तो हुँ, वहाँ पे काम बहुत स्टैंडर्ड पे होता है, जैसे आए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है, और बहुत काम होता है। और नर्सेज को मैं तो खुद भी था, बट दूसरों को देख के मैं हैरान होता था कितना काम करते हैं। द मिनट दे स्टेप इन द मॉर्निंग 7 AM, 4 बजे तक वो बिजी होते थे, ब्रेक के लिए भी टाइम नहीं होता है। पांच हुँ, पांच पेशेंट्स, और प्लस वो स्टैंडर्ड केयर, आपको नर्सिंग केयर प्लान्स भी करनी, हर चीज करना, सिर्फ ऐसा नहीं कि मेडिसिन। सेकेंडली, मैं दुबई आया हूँ, तो दुबई में मैंने 2 जगहों पे काम किया है। बिल्कुल कम है, वर्कलोड बिल्कुल कम है। मैं तो पहले वाले जॉब में बिल्कुल रिलैक्स था, हुँ, हुँ, हार्डली कोई काम होता था। उसके बाद सेकंड में भी वो फिर ब्रेक्स देते थे, और वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं भाई, आपको साथ भी कोई होते थे, एड्स भी बहुत होते थे, नर्सेज के साथ हेल्पिंग जो पर्सनल्स हैं वो भी काफ़ी होते थे, जिसको असिस्टेंट्स कहते हैं। तो हुँ, दुबई में बहुत ही, शायद कुछ जगहों में ज़्यादा होगा, बट रिलैक्स है, और वो लोग जितने लोग चाहिए उतने रखते हैं। तो और वहाँ पे क्योंकि पैसे भी ज़्यादा हैं, उनके पास भी पैसे हैं, तो उस हिसाब से वो लोग रखते हैं।
पे क्यू में बहुत काम होता है और उससे लर्निंग भी बड़ी होती है। आप हुँ, हर चीज़ सीखते हो। यू मैंने जब पेशेंट या 5 पेशेंट्स अकेले, तो आप बहुत स्किलफुल हो जाते हो। बट बाहर रिलैक्स है। इवन यहाँ पे भी आप जितना भी रश हो, आपको कहेंगे 1 घंटे का आप ब्रेक ले लो, जितना भी आप बिज़ी हो। हुँ। तो बाहर ईज़ी है और लोग बल्कि क्वेश्चन भी करते हैं, एसोसिएशंस बना के गवर्नमेंट को प्रेशर में भी लाते हैं कि भाई जो रेशो है 1:5 है, जो भी है वो मेंटेन होना चाहिए करके। अच्छा, आप क्या समझते हैं इसकी रीज़न क्या है? कि पाकिस्तान में इतना प्रेशर है वर्कलोड का और वहाँ पे लोग भी इतने ज़्यादा मतलब स्किलफुल नहीं हैं और ऑन द अगेंस्ट हम देखें दुबई में, वहाँ पे लोग भी मतलब स्किलफुल बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे जो बंदा 2 साल एक्सपीरियंस करेगा ही तो वो दुबई में जा सकता है, ये उनके रिक्वायरमेंट है और फिर वहाँ पे वर्कलोड भी कम है। हुँ। अब उनके पास हाँ, पैसे हैं तो वो हायर करते हैं जितने चाहिए। अभी पाकिस्तान में अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉस्पिटल में अगर 10 चाहिए तो वो कोशिश करते हैं 8 पे ही काम चला लें। बात ये है हुँ, क्योंकि उनको जो इनकम है वो भी कम है ना, जब हेल्थ केयर इतनी महँगी चीज़ है उनके लिए वहाँ पास पैसे कम देते हैं। तो उस हुँ, हिसाब से वो इनकम भी कम होती है, तो उस हिसाब से नर्सेज़ को पे भी कम है, तो फिर वो रखते भी कम है वो लोग। अगर राइट। जैसे यूएस या दुबई की तरह जो हेल्थ केयर के जो प्राइसेज़ अगर वो हाई हो तो ज़ाहिर है उधर भी वो होगा। वो ज़्यादा हायर करेंगे, ज़्यादा सैलरीज़ देंगे। राइट। अच्छा नुमान भाई अभी बात करते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोसेस की। व्हेन हुँ, डिड हुँ। यू स्टार्ट इट एंड व्हाट वाज़ द फर्स्ट थिंग यू डिड? अच्छा, मैं लोगों को कहता हूँ डिस्क्लेमर दे दूँ कि डोंट डू व्हाट आई डिड यस। क्योंकि मैंने गलत किया था। मतलब मैं अच्छे से करता, किसी किसी मेंटर से पूछता तो मैं सही होता या राइट। पता भी नहीं था उस वक़्त। जब उस बंदे ने कहा आप कर लो एनक्लेक्स, तो मैंने वहीं गूगल किया कि एनक्लेक्स कैसे करना है। फिर वहाँ से पता चला नहीं भाई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। हुँ। डॉक्यूमेंट्स में मैंने जनाब शुरू किया सीजीएफएनएस। वो जो फॉर्म्स मुझे पीएनसी और एक्यू में भेजने थे, मैंने वो अमेरिका भिजवाए। अच्छा। उधर से उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं करना, करना है करके फिर मैंने एक्यू में जमा कराया, पीएनसी में जमा कराया, फिर गए उनसे ईमेल ये वो कर कराते 1 साल में ये काम हो गया। जैसे-तैसे ओह! करके खुद ही सर्च करके हुँ। इवन जो बोर्ड भी सेलेक्ट करना मैंने सारे जो एनएस एनसीबीएन है उसके साइट पे जाके सारे बोर्ड्स मैंने देखे कि कौन-सा सबसे ईज़ी है बोर्ड। तो फिर मैंने अपना सेलेक्ट किया था बोर्ड, फिर उस करके जो है ना बुक किया था। तो अच्छा तो जो उनके जो फॉर्म थे आपने उनको फिलाडेल्फिया वापस भेज दिए? हाँ, मैंने अमेरिका के एड्रेसेस पे भेज दिए थे। उन्होंने बिकॉज़ कहा कि देयर वाज़ नो गाइडेंस, देयर वाज़ नो लिखा गाइडेंस। हुआ भी था, लेकिन मैं हाँ, मेरा मेरा मैं असम्पशन यही था कि यार ये तो बाहर जाना चाहिए। वो लोग हाँ। मैंने कहा वो लोग भेजेंगे पीएनसी वो करेंगे, ये उनका यस। काम है, मेरा नहीं है करके। हुँ, हुँ। तो ये गलतियाँ हुई थी। फिर राइट। बात हाँ। फिर उसके बाद आपने कब ये दोबारा से स्टार्ट किया? अच्छा फिर 1 साल में हो गया तो दो 2016 में मैंने एग्ज़ाम बुक किया यूएस में ही। मैंने कहा यूएस में एग्ज़ाम देना है। यूएस में एग्ज़ाम हुँ, बुक किया और विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो कराची में एम्बेसी में रिजेक्ट हो गया। वापिस आया, अब मैं क्या करता मैंने क्या किया हांगकांग में विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई किया फॉर दिस एग्ज़ाम। एग्ज़ाम भी वहीं पे बुक किया मैंने। एक एजेंट को बोल के वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो वो वहाँ वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने इंडिया के लिए अप्लाई किया। इंडिया के लिए अप्लाई किया तो वहाँ के इंडिया से मुझे कॉल भी आ गई कि भाई आपका हम वीज़ा लगा रहे हैं, आप सिर्फ़ हमें यहाँ एक बंदे का रेफ़रेंस दो। अब मैं किसका रेफ़रेंस देता इंडिया में? वो भी चला गया। अच्छा। मेरे पास स्टिल टाइम था, मैं वो एटीटी एक्टिव था तो फिर मैंने और ये वापस 2016 में आप अभी पाकिस्तान में ही थे? पाकिस्तान में था, मैं एक्यू में था। राइट, वहाँ पे जब तक मैंने मास्टर्स भी किया था। मास्टर्स ओके, करके ओके। मैं उस वक़्त ज़ियाउद्दीन में पढ़ा रहा था, तो ये ओह! काम हो रहा अच्छा, था। राइट। फिर मैंने यूएस में वापस से बुक किया और मैंने कहा हुँ, सारी चीज़ें असम्पशन्स थे, किसी से बिल्कुल पूछना नहीं। हालाँकि फिर मैं दुबई गया, मैंने कहा दुबई से मैं विज़िट वीज़ा अप्लाई करता हूँ। हालाँकि ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ गुड वे यू अप्लाई फ्रॉम अनदर कंट्री। वहाँ पे हुँ, फिर वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। फिर मैं जब वापिस आ रहा था तो एक वहाँ पे एक नर्स मिली, उसने कहा यार एक बंदा है कराची में, ये दुबई का आपका प्रोसेस करेगा, आप यहाँ आ जाओ। फिर मैं हुँ, वापिस आया हूँ, उस बंदे से कॉन्टैक्ट किया और ही हेल्प्ड मी गो टू दुबई। राइट, राइट। तो दुबई जाके वहाँ पे लाइसेंस लेके जब काम शुरू किया, तब मैं फिलिपीन गया हूँ, फिर वहाँ एग्ज़ाम दिया, फिर पास हो गया। ओह! ओके। अच्छा, तो ये सीजीएफएनएस का प्रोसेस क्या है? आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया? जो आपको एटीटी एंड देन हम ये स्टेप्स की बात करते हैं, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं ताकि उनको पता हो कि जो हमने गलतियाँ की हैं, जो आपने गलतियाँ की हैं, वो ना करें।
ठीक है। अभी CGFNS कोई उसका कंफर्म उसका नहीं है कि स्टेप यही करना ही करना। CGFNS एक एंटिटी है जो कि यूएस हम्म। में जो भी जाते हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई उनसे करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू कर सकते हैं। और भी सर्विसेज हैं CGFNS में, बहुत सारे सर्विसेज हैं। हर बोर्ड का अपना एक अलग होता है कि हमारे लिए आप ये वाला कंपोनेंट करो। तो आप हम्म। देखो आपने जिस बोर्ड में आपने करना है उस बोर्ड का क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट CGFNS का बताएंगे, CGFNS का ये वाला सर्विस करो आप। जैसे राइट। न्यूयॉर्क बोर्ड का एक जो सर्विस है वो उधर लिखा हुआ कि ये फॉर न्यूयॉर्क बोर्ड, CGFNS के अंदर एक सर्विस है, वही खरीदना है आपने। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें हैं CGFNS के साथ। और आजकल मेरे ख्याल से AQ ने CGFNS के साथ कांटेक्ट में है, वो लोग डायरेक्ट ऑनलाइन ही उनको भी करते हैं, सिर्फ अपना अपना आईडी देते हो, उनको बोलते हो ये वेरीफाई करो। तो आई डोंट नो PNC हम्म। का ये है या नहीं है। तो और कुछ बोर्ड्स जो है ना, ये है कि कुछ बोर्ड्स खुद भी वेरीफाई करती हैं, यू सेंड द डॉक्यूमेंट्स टू देम और दे हम्म। वेरीफाई इट, और यू डोंट नीड टू गो फॉर CGFNS। लेकिन CGFNS इज अ मस्ट फॉर योर इमिग्रेशन। CGFNS वीजा स्क्रीन जो एक सर्विस है वो चाहिए चाहिए इमिग्रेशन के लिए। बाकी आप बोर्ड के लिए CGFNS करो नहीं करो, वो एक ऑप्शन है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। और कुछ बोर्ड्स ऑन देयर ओन भी वेरीफाई करती हैं, आप वो हम्म। सर्विस अवेल कर सकते हो। तो राइट। ये आप पे डिपेंड करता है। तो मतलब और जो बंदा अगर करना चाहता है वो सबसे पहले अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर ले और वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन देखे कि उनको कौन सी एंटिटी चाहिए जिससे क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन करेगी। हम्म। जी, तो उसको उसकी स्पेसिफिक सर्विस जो चाहिए वही सेलेक्ट करे, उसी वही फीस दे दे उधर। राइट। वो ज़्यादा और आगे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और मैं भी कहूंगा कि मेंटर से जरूर बात करें, आपसे बात करें। अभी जैसे मतीउल्लाह कर रहा है, ये काफी सारे लोग पॉप अप हो गए हैं जो कि मतलब हुँ। कंसल्टेंसीज कर रहे हैं। मैं इसको यस। एज अच्छी बात देखता हूँ। जब हम थे तो मैं कहता हूँ जी। काश कि उस वक्त कोई मुझे मिला होता ऐसा, तो ये जिसके थ्रू में करता, या एटलीस्ट राइट। कोई गाइड करता। तो अभी एजेंसीज हैं, एजेंसीज डायरेक्ट पाकिस्तान से हायर करती हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं या जो हुँ। फाइनेंशियली थोड़े वीक है। मैं तो उनको इनकरेज करता हूँ कि आप एजेंसीज को कांटेक्ट करें, उनके थ्रू चले जाएं, वो आपका सारा प्रोसेस करेंगे। लेकिन थोड़ा पे कम होगा, बट आपको प्रोसेस करेंगे। लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो फिर इस तरह के कंसल्टेंट्स को पे करें, वो आपका करेंगे, कोई मसला नहीं है। और जैसे मैंने दुबई का प्रोसेस, एक बंदे को पैसे दिए थे, उसने कहा नहीं दुबई का आपका नहीं हो सकता, मैं आपका अबू धाबी करता हूँ। मैंने कहा जहाँ करना है करो। उसको मैंने पैसे दे दिए थे, उसने कर लिया था, तो आई एम थैंकफुल हुँ। टू हिम। तो इस तरह का अगर कोई हेल्प कर रहा है आपकी या फ्री में कर रहा है तो और भी अच्छी बात है, उसको सवाब मिले। और बिल्कुल। अगर कोई पैसे ले रहा है तो भी मैं कहता हूँ कि यू पे हिम एंड लेट हिम डू द वर्क, या लेट हर और हुँ। हिम। क्योंकि अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी मेरे कलीग मेरे साथ हेल्प कराती हैं ये प्रोसेस करने के लिए। उसकी पर आवर जो 35 है, अगर वो ओवर टाइम करती है वो 50 पर आवर कमाती है। और यहाँ से जो कमाती है, मैं कहता हूँ 2 दिन में वो पूरा कर सकती है। इस ये काम करके किसी नर्स का प्रोसेस का हेल्प करके वो 2 दिन में कमा सकती है। लेकिन अगर मैं देखूं तो इट्स अ सर्विस, कि वो एक सर्विस दे रही है, मतलब इतने हुँ। कम पैसों में। हालांकि वो इतना टाइम दे के वो बहुत सारा पैसा कमा सकती है यूएस में। यस। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो किसी की हेल्प जरूर लें, नहीं तो एजेंसीज को करें, उनके साथ करें। मैं कहूँगा खुद ना करें ही तो बेहतर है। मैं गुजरा हूँ, गलतियां होती हैं, और हर स्टेप पे बहुत कम्प्लेक्स, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कम्प्लेक्स हैं। तो एजेंसीज को कांटेक्ट करें, किसी के साथ करें। पैसे नहीं तो खुद, मेरा मैं डिस्करेज करूंगा कि खुद करने से वैसे। अच्छा नुमान भाई, बहुत सारी एजेंसीज़ जो एक्चुअल एजेंसीज़ नहीं है, वो वैसे ही कोई बंदा है पीछे बैठा हुआ है, उसने नाम रखा हुआ है और वो नाम पाकिस्तान में तो रजिस्ट्रेशन का कोई चक्कर है नहीं, ना ही हम्म। कोई ऑथेंटिसिटी होती है किसी चीज़ की और ना ही अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, अक्सर लोग पैसे दे के भाग जाते हैं क्योंकि पहले स्टेप पे आपको पैसे ही देने होते हैं, उसके बाद आपका काम होता है काम शुरू होता है। और ना आप पुलिस के पास जा सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो आप कोई ऐसी एजेंसीज़ को जानते हो या आप कुछ रेफ़र करना चाहते हो जो न्यू ग्रेड्स हैं वो करना चाहते हैं? अरे जब मैं एजेंसीज कह रहा हूँ, मैं ये वाली एजेंसीज नहीं जो पाकिस्तान में हैं वो नहीं। मैं एजेंसीज हुँ। जब कहता हूँ, यूएस की एजेंसीज हैं जो कि हायर करती हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हैं, और वो आपका प्रोसेस करती हैं, आपसे कोई पैसे नहीं लेते हैं। राइट। ये मैं इन एजेंसीज को रेफर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो बंदे हैं उनको मैं एज कंसल्टेंट कहता हूँ, वो लोग पैसे लेकर आपका काम करते हैं। और जो ऑथेंटिक है, मेरे ख्याल से अवांत है जो कि आपको हायर करता है, फिर राइट। आपसे आपका सारा प्रोसेस वो ऑन देयर ओन, सारे आईडीज वो करता है काम, आपको बोलता है हुँ। ये करो। सारी फीस वगैरह वो देता है, आइल्स और एग्जाम देने के लिए बुकिंग सब वो करता है।
उसके हुँ, बाद हैं, अगर कुछ नाम लेना चाहो तो कनेटिक्स भी है, और कनेटिक्स और 2 और एजेंसीज़ मिलके एक दूसरे कंपनी ने खरीदा है, उसका आईएमएन नाम है। हुँ, और शेयर वाटर भी है, लेकिन मैंने सुना है शेयर वाटर कहते हैं कि आप लोग ये सीजीएफएनएस वाला प्रोसेस करो, हम बाद में रिइम्बर्स करेंगे। अगेन एक मुश्किल है भाई, एक बंदा $400-500 कहाँ से देगा? अगर देगा तो भी हुँ। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं बाद में। तो इस तरह की एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट करो जो आपका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आपसे कोई पैसे ना लें। मैं कहता हूँ कि अगर आप सीजीएफएनएस की वेबसाइट पे चले जाएँ, उस वेबसाइट के अंदर उनके कुछ जो ऑथेंटिक एजेंसीज़ हैं, जो आपको जो नर्सेज़ को हायर करती हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, नॉट हुँ, ओनली हुँ। पाकिस्तान। तो वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है और इसका मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। हुँ, हुँ। और काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं, अवात हैं, कनेक्टिक्स हैं, उसके अलावा भी बेशुमार हैं। मेडप्रो है, इसके अलावा 7 है, बहुत सारी हैं। तो वो वहाँ पे आपको एक ऑथेंटिक लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली उनको अप्लाई कर सकते हैं, देन हुँ। यू गो फर्दर। अच्छा, नुमान भाई इसके ऊपर कितना टाइम लगा जब आपने प्रॉपर अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया विद दैट एजेंसी? अच्छा, मैंने जो अपना एग्ज़ाम दिया था वो जनवरी में दिया था 2020 में, और हुँ, मैंने फ़ेब और मार्च में अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मैंने अपने एम्प्लॉयर के साथ। एजेंसी राइट। थी लेकिन मैं डायरेक्ट हायर था, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्चुअली एम्प्लॉयर के साथ ही था। और मार्च में मेरा प्रोसेस शुरू हो गया इमिग्रेशन का, जाके नवंबर में पूरा हो गया था। हुँ, तो ये 7 मंथ्स में सब पूरा हो गया था, और मैं क्यू गया था क्यू में, वीज़ा इंटरव्यू के क्यू में। 2020 नवंबर तक, क्योंकि कोविड भी आ गया था, उसकी वजह हुँ, से डिले हो गया। प्लस बाद में मेरी बेटी पैदा हो गई, तो फिर मैंने उसको भी प्रोसेस में ऐड किया, तो वो जो नवंबर का डेट था वो 2021 में जंप हो गया वो मेरा। तो ओके। उसकी वजह से भी डिले हो गया, और प्लस यूएई में काफ़ी रश था उस एम्बेसी पे, तो वो नहीं कर रहे थे। तो वो डिले उसकी वजह से डिले हो गया। तो मैं कहता हूँ मेरा जो प्रोसेस है वो इट्स नॉट आइडियल, लेकिन जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है 7 मंथ्स में पूरा हो जाता है। और आपका हुँ, केस अगर पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में उस जल्दी आपका नंबर आ सकता है एज़ कम्पेयर टू यूएई, या जैसे आपका लंदन में है, तो वो थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि क्यू वहाँ पे लंबा होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने एटीटी सॉरी एनक्लेक्स पास किया होगा और वो ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू जो है ना वो प्लान हुआ होगा। हुँ, और हुँ। यस। पाकिस्तान में शाज़ो नादर कोई करता है, बहुत कम लोग इमिग्रेशन एनक्लेक्स पास में, करते हैं। बल्कि जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं मेरे बाद की एक नर्स थी, वो मेरे साथ दुबई में थी। उसने अपना हुँ, केस पाकिस्तान शिफ्ट कराया, 2 वीक्स बाद उसका कॉल आ गया कि आप आ जाओ। तो उस वक़्त हमें पता नहीं था। तो अभी मैं कहता हूँ जिसका केस पूरा हो जल्दी अपना पाकिस्तान शिफ्ट करे ताकि जल्दी हो जाए। तो उस वक़्त हुँ, हम डरे हुए थे, हमने प्रोसेस भी नहीं पता था कैसे शिफ्ट कराते हैं केस। ईमेल करना हुँ। होता है उनको, तो वो करते हैं। तो बाद में मैंने अपना शिफ्ट किया था लंदन, तो मेरा लंदन से हो गया वीज़ा इंटरव्यू। तो ये फ्रॉम एनक्लेक्स एग्ज़ाम टू इंटरव्यू ये कितना टाइम लगा आपको? मार्च से आप नवंबर तक कर लो, तो कितना होता है नवंबर में 1 हाँ, माइनस हो गया, 4 महीने माइनस 8 महीने में मेरा इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस हो गया था। 8 महीने में हो गया था। जी। अच्छा, ये नुमान भाई बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि रेट्रोग्रेशन क्या है? पाकिस्तान से भी या जहीं कहीं से भी ये तो हर किसी के ऊपर लागू हो रहा है आजकल हुँ। यूएसए में। इसके बारे में थोड़ा बताइए और इसकी वजह से जिन लोगों के वीज़ा डिले हो रहे हैं या इंटरव्यूज़ डिले हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? अच्छा, एक रेट्रोग्रेशन एक वो है कि मतलब एक कोटा सिस्टम एक टाइप का है कि भई वो एक हर साल एक कोटा निकालते हैं कि इतने हम वीज़ाज़ देंगे, तो वो हुँ, फिर हर कंट्री के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो राइट। अभी इंडिया का जो है ना 5 साल का डिले है, 5 साल पिछले के केस लेते हैं अभी वो लोग, 2018 के, हुँ, 18 के, 17 के केस अभी वो लोग इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। फ़िलीपीन और भी वो उसमें फ़िलीपीन हमसे पीछे, पाकिस्तान का जो कोटा है वो यूज़ इतना नहीं होता है, तो वो हम मोस्टली सबसे टॉप पे ही होते हैं। जब मैं कर रहा था तो उस वक़्त करंट ही चल रहा होता था, पाकिस्तान करंट पे ही होता था। चाइना हुँ। तो 10 साल का वेटिंग पे। अच्छा। तो पाकिस्तान इज़ लकी क्योंकि वहाँ पे इतने लोग जाते नहीं हैं, तो उसका कोटा यूज़ नहीं होता, तो ज़्यादातर वो करंट ही होता है। और जो हुँ, ओवरऑल रेट्रोग्रेशन में होता है, वो जो साल में जो वीज़ाज़ निकलते हैं, वो अक्टूबर या नवंबर के बीच में कहीं पे वो रिलीज़ होते हैं वीज़ाज़। तो ज अक्टूबर और उसके आस-पास में जो है ना ज़्यादा चांस है कि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, क्योंकि उस वक़्त वो रिलीज़ होते हैं, जो कोटा रिलीज़ होता है। ग्रेट, ग्रेट। चलें ठीक है। अच्छा, अनुमान भाई इसके ऊपर बात करते हैं अभी कि आपकी जो जर्नी है फ्रॉम लंदन टू यूएसए
वो कैसी रही? और एजेंसी ने क्या प्रोवाइड किया आपको? आपकी जो वहाँ पे अभी जो क्लासेस चल रही हैं, वो किस तरह की हैं? एंड वेयर यू गोना बी बेस्ड एज़ अ नर्स? अ, अच्छा, लंदन से मेरा लंदन में मैंने काम किया था। सितंबर में मेरा पिन आया था, तो अराउंड 4-5-6 महीने मैंने वहाँ काम किया था। हुँ, तो हुँ। वहाँ का एक्सपीरियंस सही रहा था। उसके बाद फिर मैं यूएस आया हूँ। तो इनिशियली 2-4 दिन इन्होंने इंटरव्यू कराया था, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, उन्होंने अपना जो सिस्टम बताया था, मेडिकेशन का जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अपनी पॉलिसीज बताई थी। और उसके बाद अभी फैसिलिटी वो ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ऐसा है कि मैं शेडो हूँ, किसी हुँ, एक नर्स के साथ मैं काम करता हूँ और साथ में काम करता हूँ और मैं चीज़ें कर रहा होता हूँ। इसमें कोई कोई एक्टिव कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही फिलहाल। तो क्योंकि मैं डायरेक्ट हायर हूँ, तो आके ही मैंने हॉस्पिटल के साथ ज्वाइन किया, तो एजेंसी के साथ मेरा कोई वो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन आप एक एजेंसी के साथ आते हो तो फिर वो आपको डिफरेंट ट्रेन करती है और फिर प्लेस करती है। लेकिन ये रिक्रूटमेंट के लिए आपको एजेंसी ने हेल्प की है? हाँ, रिक्रूटमेंट एजेंसी ही करती है। कोई भी हुँ, हुँ। एम्प्लॉयर बंदा हायर करके नहीं करता है, वो नहीं। एजेंसीज करती हैं, क्योंकि उनके पास वो मैन पावर होता है और वो हुँ, 5-6 एम्प्लॉयर्स को वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो इसी तरह चलता है। अगर राइट, हॉस्पिटल्स डायरेक्ट ही कोई इमिग्रेशन में अपना वो नहीं करती हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक्सटेंसिव, 2 साल तक कौन वेट करेगा, राइट। नहीं तो अभी करता। आप कहाँ पे हैं, वर्जीनिया में? नहीं, मैं मिशिगन में हूँ। मिशिगन में मिश एक सिटी है डिट्रॉइट, उसके पास एक जगह पे हूँ मैं। तो राइट, यहाँ पे जो एक कंपनी है वहाँ पे हूँ मैं, और इसके लॉन्ग टर्म केयर है, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म रिहैब है, तो दो चीज़ें ओके, मिक्स हुई हैं, तो उस इस तरह की फैसिलिटी में हूँ मैं। राइट, ठीक हो गया। अच्छा नुमान भाई 2 तरह की एजेंसीज़ होती हैं जब हम लोग अपना एनक्लेक्स कर लेते हैं और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं रिक्रूट होने के लिए। एक एजेंसी होती है जो आपको डायरेक्ट हायर कर रही होती है और एक एजेंसी होती है जो आपको आपका एम्प्लॉयर ही होता है। हम्म, हम्म, तो कौन-सी चूज़ करनी चाहिए? प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं? प्रोस एंड कॉन्स उसमें ये कि अगर आपको एजेंसी ने हायर किया है तो आपको प्लेस करेगी, एक हॉस्पिटल में आपको भेजेगी जहाँ पे नीड है। तो हो सकता है वो पूरे 3 सालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 3 साल तक वहीं रखेगी। और हो सकता हुँ, है आपको बीच में उनकी नीड पूरी हो गई तो आपको कहीं और शिफ्ट करेगी। राइट। उसमें प्लस ये भी है कि आपको इन बीच में लगे कि यार ये हॉस्पिटल में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ यहाँ ये इट्स नॉट फॉर मी, तो आप उनको बोल हुँ, सकते हो यार मुझे किसी और हॉस्पिटल में प्लेस करो, या उनको ये बोल सकते हो मुझे किसी और स्टेट में प्लेस करो, तो वो फिर आपको अगर स्टेट में अवेलेबल है तो किसी और स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं इन दोज 3 ईयर्स। ये एक प्रोज कह लो, कॉन्स कह लो, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आप हुँ, डायरेक्ट हायर होते हो एजेंसी के साथ थ्रू ही होते हैं वो भी, लेकिन डायरेक्ट हायर होते हो आप, डायरेक्ट आके एक एम्प्लॉयर या हॉस्पिटल के एम्प्लॉय बन जाते हो, देन यू डोंट हैव चॉइस कि आप इतना आगे पीछे मूव कर सको। आपने वो जो उनके साथ जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ कितने ईयर्स का, तो वो पूरे करने हैं। अगर आप जल्दी छोड़ के जाते हो तो फिर उन्होंने कोई अमाउंट लिखा होता है कि इतना अमाउंट आपने पे करना, तो वो आप उनको करके निकल सकते हो, वो अमाउंट भी वेरी करता है। तो जब आप हुँ, इंप्लेक्स कर चुके हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स को कांटेक्ट करो, एजेंसीज कांटेक्ट करो, और 2-3 आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाए तो कंपेयर कर लो, फिर जो आपके लिए सबसे अच्छा है उसको आप साइन करके आगे चले जाओ। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली क्या ऑफ़र करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ जो लोगों को फ़ैसिनेट करती है, वो तो यही है कि सैलरी बहुत ज़्यादा है, हम्म। ठीक है ना? तो क्या ऑफ़र होती है नॉर्मली और कितनी ऑफ़र हो, तो एक आइडियल सिचुएशन क्योंकि अमेरिका इज़ अ रियली एक्सपेंसिव कंट्री, वहाँ हम्म। पे रहना भी कोई इतना आसान है नहीं हम्म। और टैक्स सिस्टम क्या है, उसके ऊपर बताइए? अब जैसे यहाँ के न्यू ग्रेजुएट्स होते हैं, मोस्टली जो पॉपुलर जो रेट है वो 25 पर आवर है। ओके। लेकिन ये चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। अगर आप हुँ, हुँ। न्यूयॉर्क में हो तो आपका प्राइस, आपका जो स्केल है ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा हैं, और तो उस हिसाब से एम्प्लॉयर भी उस हिसाब से ज़्यादा देता है। और अगर आप ऐसे स्टेट में जहाँ पे बिल्कुल टैक्सेस नहीं है, जैसे टेक्सास में बिल्कुल टैक्स नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा कम होगा, तो वो फैक्टर इन होता है वो चीज़। तो और जो थोड़ा एक्सपीरियंस है जिनके पास, वो उनको 35 भी मिलता है, 30 भी मिलता है, 31 भी ऑफर होता है। और मैंने कुछ एम्प्लॉयर्स को देखा 45 भी ऑफर होता है। तो वो हुँ, हुँ। डिपेंड करता है किस स्टेट में, प्लस हॉस्पिटल्स में भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर कौन है। तो मैंने जो मैक्स देखा है, और अभी यहाँ पे एक नर्स है, हमने उसका प्रोसेस किया था, ही इज इन न्यूयॉर्क, तो उसको 55 ऑफर हुआ था एक ओह! हॉस्पिटल, या गुड। 55। उसको पसंद नहीं आया वहाँ पे, उसने वो रिजाइन किया, फिर वही डिन वेंट टू मैनेजमेंट, अभी
वहाँ पे भी 55 ही मिल रहा है, लेकिन ही इज इन मैनेजमेंट नाउ। सो ये डिपेंड करता है स्टेट पे, लेकिन 30 इज अ गुड थिंग। जब आपको 30 ऑफर होता है तो इट्स अ गुड थिंग, और प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। राइट। चलिए ये भी सही है। और ये बताइए कि वहाँ पे जो टैक्स है, आपकी जो सैलरी आती है उससे टैक्स कितना वगैरह, मतलब कितने परसेंट कटता है? अभी इनकम टैक्स जो है ना, फेडरल टैक्स होता है वो 17% है। आपकी जो जितनी भी सैलरी आएगी 17% फेडरल वो माइनस होगा, प्लस स्टेट की टैक्स। जैसे हमारे स्टेट में 4% टैक्स है, तो वो 17 प्लस 4 21% टैक्स मेरे ऊपर लागू होगा। जबकि आप न्यूयॉर्क में होते हो तो वहाँ 17 उसकी है, स्टेट की 17 फेडरल की है, तो वो वहाँ 34% टैक्स होता है। तो जैसे मैंने कहा सैलरी ज्यादा है तो फिर वो इसी तरह फिर डिडक्शन भी इसी तरह ही होती है। राइट। तो ये डिपेंड करता है किस स्टेट में हो, स्टेट की अपनी टैक्सेस है फिर और फेडरल के भी टैक्स है। फेडरल की अपनी है। और हुँ। जो आपको सैलरी मिलती है यूजुअली उसमें एम्प्लॉयर फैक्टर इन करके आपको वो अमाउंट ऑफर कर रहा होता राइट। अच्छा, ये जो ऑफ़र होती है सबसे पहले, उसमें कोई चेंजेस भी आते हैं बाद में? कुछ है। एजेंसीज़ कहते हैं कि जी आपको जो ऑफ़र अभी हुई है, वो क्योंकि हम 3 साल भी वेट कर सकते हैं, 2 हम्म। साल वेट से, तो तब तक इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ चली जाएगी? जी जी, उनका अगर बढ़ जाता है तो बढ़ा देते हैं। जैसे मेरा बीच में उन्होंने ईमेल किया कि हमने बढ़ा दिया है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो करके बढ़ा दिया। लेकिन मेरे साथ वो उसमें बुरा सीन ये हो गया कि जो जो मैं जल्दी छोड़ता वो अमाउंट जो है ना उन्होंने बहुत ही ज्यादा कर दिया। 8000 था अगर मैं जल्दी छोड़ता, तो उन्होंने अभी 38 किया उसको। तो ये भी हो सकता कौन-सी अमाउंट की बात कर रहे हैं आप? है अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हो तो। अच्छा, अच्छा। आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हो कि आप 3 साल वहाँ काम करोगे, क्योंकि उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है। तो आप उससे हुँ। जल्दी छोड़ते हो तो एक अमाउंट बताते हैं कि आप इतना हमें पे करोगे। तो वो राइट। जितना आप काम करते हो उस हिसाब से कम होती जाती है। हुँ। और हाँ, ये तो है। और जैसे ही आप किसी का ऑफ़र लेते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि आप जितनी जल्दी छोड़ोगे, उस हिसाब से आपके पेमेंट ज़्यादा होगी। जल्दी लेट छोड़ोगे, उतना कम होगा। हाँ, और ये भी है कुछ हॉस्पिटल जो है ना, शायद उनको पता नहीं है, या हुँ। वो दे आर वेरी गुड कि वो क्या करती है, वो अमाउंट देती नहीं, वो उनको हायर करती है। आप जो छोड़ना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है। तो इस तरह के ओके। भी ऑफर्स हो सकती हैं डायरेक्ट हायर में। लेकिन राइट। एजेंसीज ज्यादातर ये नहीं करती। एजेंसीज अर्न ही इसी तरह करती है कि दे प्लेस यू एंड दे गेट सम चंक आउट ऑफ इट। या और कहने में यही आता है कि जो एजेंसीज़ हैं, उस उनकी पेमेंट कम होती है, उनकी ऑफ़र कम होती है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उन्होंने भी अपने लिए कुछ रखना है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो लोग डायरेक्ट हायर में हैं, उनकी ऑफ़र ज़्यादा होती है। हाँ, ये हो सकता है, हो सकता है। मैंने जैसे बताया कि उसमें उन्होंने कोई पैसे रखे ही नहीं थे। एजेंसी हुँ। का बिजनेस मॉडल समझे ना, वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट आप करती है। इन्वेस्ट करते हैं, एक कंपनी है, आप पे इन्वेस्ट किया, आप उनके एसेट हो, आप उधर जाकर आपको बेचते हैं। वो एक तरह से मतलब आपसे पैसे लेते हैं, आपको प्लेस करते हैं हॉस्पिटल से, वो अपना वो जो कमीशन लेते हैं। दैट्स जी। देयर बिजनेस मॉडल, दैट्स हाउ दे अर्न। सो हुँ। वो भी एक है। दूसरा, हॉस्पिटल्स भी पैसे देती हैं। हॉस्पिटल्स क्या करती हैं, एक एजेंसी को एक सर्टेन अमाउंट देती हैं, फॉर एग्जाम्पल $10,000 की आप हमें एक बंदा या एक नर्स हमें दे दो, हर नर्स का हम आपको 10,000 देंगे। वो डायरेक्ट हायर होता है, नर्स वहाँ जाता है, वहाँ काम करता है। तो वो भी हो सकता है उस पर बोले कि भाई हमने आपके 10,000 आप पे खर्च किए, तो अगर आप छोड़ोगे तो हमें 10,000 दोगे। हो सकता है हुँ। कुछ हॉस्पिटल्स ना भी बोलें, क्योंकि वो दे हैव अ स्पेंडिंग टू एक्वायर समबडी। तो ये अभी रिसेंटली मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट देखा था, एक नर्स थी हमारे साथ, जो उसने प्रोसेस किया था। तो उसको हॉस्पिटल में ऑफर किया था, बट उसने कोई अमाउंट नहीं बताया था कि आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो, उन्होंने ये लिखा था। हुँ। हम्म, तो ये जो आपका अभी कॉन्ट्रैक्ट है, ये 3 साल का है, 2 साल का है? 3 साल का ये। 3 साल का है। ये- उसके बाद आप तब तक आपका जो है ये ग्रीन कार्ड आ चुका होगा या आपने अप्लाई कर दिया है अभी? अच्छा, ये EB3 है ना, ये है ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन हुँ। ही है ये, खुद बेजात खुद। और ये 3 महीने में आ जाएगा, 3 महीने 3 के महीने। बाद खुद ही मेरे पास आ जाएगा। तो जी। EB3 होता है ना, वो इमिग्रेंट वीजा होता है। दैट मीन्स यू आर कमिंग हियर एज अ परमानेंट रेजिडेंट। कुछ डिफरेंट है उनमें, शायद EB फिर बाद में आके अप्लाई करना होता राइट। उसके बाद जो है, मैं असल में ये क्वेश्चन था कि उसके बाद 3 साल के बाद आपका जो है कि कोई भी नर्स वहाँ पे अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके गया है, आफ्टर दैट यू कैन मूव टू अनदर हॉस्पिटल, इज़ इट, और यू हैव टू स्टे विद द सेम हॉस्पिटल?
नहीं नहीं, आप 3 साल होने के बाद आप कहीं भी मूव कर सकते हो, पहले भी मूव कर सकते हो, यू हैव टू पे देम। बट हम्म। आपने चेंज करना तो वहीं भी रह सकते हो आप, उसके बाद फ्री हो। ओवरऑल आप यहाँ पे फ्रीडम बहुत ही इनका कोर वो है ना, तो कोई भी एम्प्लॉयर किसी को होल्ड नहीं कर सकता है। तो अगर आप फिर भी आपने जाना है तो यू पे, जो अमाउंट आप पे खर्च किया तो वो पे करके आप जा सकते हो। हाँ, ठीक है। नुमान भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई फाइनल थॉट्स आपकी न्यू ग्रेड्स के लिए? हाँ, न्यू ग्रेड्स और जो नर्सेज में आना चाहते हैं उनके लिए मैं अपने वैसे वीडियोस में बताता हूँ, लेकिन आपके फोरम पे भी बताऊंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपने अभी तक नर्सिंग सेलेक्ट नहीं किया तो आई वुड हाईली इंकरेज यू कि आप आ जाओ, इस प्रोफेशन में आ जाओ। आप बैक बेंचर हो या लास्ट आपकी सिर्फ पास करते हो तो भी यू हैव पोटेंशियल, यू विल, आपको जॉब मिल जाएगी पाकिस्तान में अच्छी खासी, गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगी। और आप बाहर भी जा सकते हो, यू डोंट नीड टू बी अ टॉप स्टूडेंट इन दिस प्रोफेशन। और जब आप नर्सिंग में आ जाओ तो आपने एक तो स्किल जो आप सिखा रहे हैं वो आप सीखो, प्लस जो आप जो स्किल्स के साथ उसको साइंस के साथ कनेक्ट जरूर करना, उसको पीछे वो थ्योरी के साथ आप बाहर आना है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आप डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद आप इंग्लिश, क्योंकि आप बाहर का मतलब है, जाहिर है इंग्लिश कंट्रीज हैं जैसे यूएसए यूके, हाँ दुबई भी है, लेकिन आप थोड़ा सा ना उसके कल्चर को समझने की कोशिश करो। आप इंग्लिश मूवीज देखो, और इंग्लिश शोज देखो, जो भी है आपकी जो भी पसंद है वो, ताकि आपकी एक तो लैंग्वेज बिल्ड होगी और एक तरह से कल्चर भी आपको समझ आएगा। या और अगर आप पाकिस्तान में हो तो जिस भी एरिया में हो, मेरे ख्याल से आप उसी में रहो। मैं आपको मिसाल दूंगा, यूएई में एक एम्प्लॉयर ढूंढ रहा था 15,000 दिरहम में एक नर्स को ढूंढ रहा था, वो आउट पेशेंट न्यूरोलॉजी नर्स। उनको चाहिए था आउट पेशेंट न्यूरोलॉजी नर्स जिसके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, न्यूरोलॉजी क्लिनिक में काम किया हो। 15,000 ऑफर कर रहे हैं। तो अब जिस भी एरिया में हो, इवन आउट पेशेंट में भी हो, वहीं रहो, वहीं पे अपना बिल्ड करो, तो यू कैन स्टिल गेट गुड मनी आउट देयर। ये ये कि ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये कि यूएस में जो है ना मेडिकल सर्जिकल की ज्यादा डिमांड है। वो भी एक जब आप एजेंसीज हायर करती है तो मेडिकल सर्जिकल ज्यादा ढूंढती हैं, तो आप उसमें रहोगे तो यूएस की एजेंसी इजीली आपको ले सकते हैं। कंपेयर टू आप किसी न्यूनोटोलॉजी में, न्यूनेट्स के आईसीयू में हो तो फिर ज्यादा कम चांस है, क्योंकि उनके पास उनकी रिक्वेस्ट बहुत कम आती है। राइट। और जो नर्सेज बाहर हैं, प्लीज मैं उनको कहूंगा कि अपनी स्टोरीज शेयर करें। मुबशिर भाई हैं और भी हैं, या अपने खुद ही अपने फेसबुक पे अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, ताकि जो नर्सेज हैं वो इंस्पायर हों, आपसे कनेक्ट कर पाएं, आपसे सीख पाएं। और अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो आपके या हमारे शोज में आके बताएं, या एटलीस्ट ये भी नहीं करना, मैंने काफी इधर में आके मैं 2 नर्सेज से मिल चुका हूँ, मैंने कहा आपका इंटरव्यू करना, उन्होंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं करना। तो अब मैं आपको पुश तो नहीं कर सकते। तो एक तीसरा मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो बाहर हैं, आप चलो आपने हेल्प भी नहीं करना है, किसी स्टोरी में भी नहीं जाना, किसी को स्पॉन्सर जरूर करें। आप किसी नर्सेज को, अपने जूनियर नर्सेज को बोलें जो आपसे कांटेक्ट करता है, यार मैं आपके जो प्रोसेस है मैं आपकी फीस दे दूंगा, आप खुद ही कर लो जैसे करना है। तो इस तरह किसी ने एक की एटलीस्ट हेल्प करें जो बाहर नर्सेज हैं। तो मेरा यही मैसेज है सबसे। तो थैंक यू सो मच मुबशिर, आपने मुझे इस शो में बुलाया, तो आई होप कि हम इस तरह के और भी शोज करेंगे जिसमें जी, नर्सेज इंशाल्लाह, को बिल्कुल, engage बहुत करेंगे शुक्रिया, या थैंक यू सो मच आपका आपका टाइम देने का। एंड यू शेयर्ड अ वेरी वंडरफुल थॉट्स अबाउट जॉइनिंग दिस प्रोफेशन टू द न्यू ग्रेड्स। एंड आपकी वाकई जो थॉट्स हैं बहुत सही हैं कि किसी एक नर्स को हम स्पॉन्सर करें, व्हिच इज़ ग्रेट। और इंशाल्लाह ये हमारी इस तरह की जो काविशें हैं लोग देखेंगे, देन देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल आर वर्किंग इन दिस प्रोफेशन, बट अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों के हम्म। अंदर, वो अपने आप को उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डॉक्टर कहना अच्छा लगता है उनको, नर्स कहना थोड़ा बुरा लगता है, बट इट विल चेंज विद द टाइम। एंड यस। सॉरी, एक और पॉइंट याद आ गया तो मैं ऐड कर लूँ हेल्प की। तो यहाँ पे जो है ना नर्स प्रैक्टिशनर हमारे साथ, डॉक्टर्स बहुत कम है, नर्स प्रैक्टिशनर्स हैं, वही मतलब सिस्टम संभाल रही है यहाँ पे। शी इज अ पाकिस्तानी नर्स, उसने यहीं पे पढ़ा है, यहीं पे नर्स प्रैक्टिशनर किया है। और मैं ऐसे नर्सेज को जानते हैं जो हमारे क्लासमेट थी और दे आर नर्स प्रैक्टिशनर्स नाउ हियर। और कुछ हमारे सीनियर्स अभी नर्स प्रैक्टिशनर यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आप वंस बाहर आते हो तो अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नर्स, ऐसा नहीं है, आपको एज ए टीम मेंबर देखते हैं। और जो हमारे नर्स एसोसिएट्स हैं, एलपीएनस हैं या सीएनएस हैं, उनको भी हम लुक डाउन नहीं देखते। वो हमारी तरह एक टीम में काम करते हैं और हम सब साथ में ही काम करते हैं। यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है। और पाकिस्तान में नर्सिंग स्कूल्स का कोई ऑनर या प्रिंसिपल देख रहा है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि यार अपने नर्सेस को ना ये व्हाइट यूनिफॉर्म हटा के प्लीज स्क्रब आप दे दें, तो वो दे विल बी वेरी मोटिवेटेड टू वर्क।
क्योंकि अब course, आज का नर्स जो है ना, आज का नर्स अपने आप को कनेक्ट करता है यूएस में जो सोशल मीडिया में नर्स हैं, और आजकल पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे नर्सेज हैं, उनसे अपने आप को कनेक्ट करता है। वो उनको स्क्रब में देखते हैं, क्रॉक्स में देखते हैं, तो वो उनके साथ इस तरह का बनना चाहते हैं, इस तरह का नर्स बनना चाहते हैं, स्ट्रेट एंड स्क्रब। तो स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि अगर किसी स्कूल में स्क्रब करें तो वो बहुत खुशी से करेंगे। तो यही मेरा मैसेज था, तो मैं थैंक यू देना सो चाहता मच नुमान भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। हूँ। एंड थैंक यू, विल मीट अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।